बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का नया टॉपिक है एपिलिप्सी। अच्छा, तो एपिलिप्सी को जानने से पहले हमें फिट्स जानना होगा कि ये फिट्स क्या होता है। फिट्स का दूसरा नाम सीज़र भी होता है। ये सीज़र मेडिकल टर्म है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है ये, मतलब मेडिकल के लोग अक्सर इस फिट्स को सीज़र का नाम भी देते हैं। मेडिकल टर्म। अच्छा, तो सबसे पहले है डिफिनीशन। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड फिट्स और सीज़र। जब ब्रेन की न्यूरॉनों के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाए, मतलब उसमें एबनॉर्मली एक नर्व इम्पल्स पैदा हो जाए ब्रेन की न्यूरॉनों में, उस कंडीशन को फिर फिट्स या सीज़र कहा जाता है। यहाँ इस डिफिनीशन को मैं डायग्राम के ज़रिए आपको समझाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, तो सबसे पहले ये क्या है, एक छोटा सा न्यूरॉन है ब्रेन के अंदर। तो इसके अंदर एक एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब इसके अंदर एबनॉर्मली एक नर्व इम्पल्स पैदा हो जाती है। ये एरो क्या इंडिकेट करती हैं? ये एक नर्व इम्पल्स को इंडिकेट करती है, नर्व इम्पल्स। अच्छा, तो इसके अंदर एक नर्व इम्पल्स पैदा हो गई। अब इस न्यूरॉन के साथ जितने भी एडजेसेंट न्यूरॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सारे एबनॉर्मली क्या होते हैं, फायर हो जाते हैं। और इनकी वजह से ये पूरा ये रेड कलर का जोन जो आपको, ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा रेड कलर वाला, इसको सेंसरी कॉर्टेक्स कहा जाता है। सेंसरी कॉर्टेक्स, इसको सेंसरी कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो फिर ये इन न्यूरॉनों की वजह से ये सारा सेंसरी कॉर्टेक्स क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। ये पूरा सेंसरी कॉर्टेक्स क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। जब ये पूरा सेंसरी कॉर्टेक्स स्टिमुलेट हो जाता है तो फिर इस सेंसरी कॉर्टेक्स से नीचे की तरफ न्यूरॉन के एक्सोनों की बंडल नीचे जा चुकी होती है। ये क्या है, दीज आर एक्सोन्स। ये पूरे क्या हैं, एक्सोन्स। इसी तरह नीचे जाते हैं ये एक्सोन। इन एक्सोन फाइबर को ट्रैक्ट्स कहा जाता है, ट्रैक्ट्स। एक्सोन फाइबर है ये, न्यूरॉन के एक्सोन्स फाइबर। इन एक्सोन्स फाइबर को ट्रैक्ट्स कहा जाता है। और फिर ये ट्रैक्ट्स सारे बॉडी में नर्व्स के ज़रिए क्या हो जाती हैं, अपने इस एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को भेज देती हैं पूरे बॉडी के अंदर। और इसी तरह एक कंडीशन पैदा हो जाती है, उस कंडीशन को फिट्स या सीज़र कहा जाता है। ये फिट्स और सीज़र दोनों एक ही टर्म है, मतलब इन दोनों का सिर्फ एक ही मतलब है। अच्छा, तो इस कंडीशन को हम फिट्स या सीज़र कहते हैं। अब ये एपिलिप्सी क्या है? When fits या सीज़र become recurrent then called epilepsy। जब ये कंडीशन बार बार होता रहे, इस कंडीशन को फिर एपिलिप्सी कहा जाता है। मतलब जब फिट्स या सीज़र बार बार होता रहे, उस कंडीशन को हम एपिलिप्सी कहेंगे। तो इसका एक मतलब साफ निकलता है कि हर फिट्स या सीज़र एपिलिप्सी नहीं होती। मतलब अगर ये फिट्स या सीज़र एक मर्तबा हो गया तो हम इस तरह नहीं कह सकते कि इस आदमी को क्या है, एपिलिप्सी डिजीज़ है। और अगर ये बार बार होता रहे, कंटिन्यूसली रिकरेंट, तो इस कंडीशन को फिर एपिलिप्सी कहा जाता है। अच्छा, फिर है इसके साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम का मतलब होता है अलामात या निशानात। एपिलिप्सी बीमारी के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? सबसे पहले हैं ओड फीलिंग, या इस ओड फीलिंग को स्ट्रेंज फीलिंग भी कहा जाता है। इसमें मरीज़ क्या करता है, अजीब सा महसूस करता है और एकदम ज़मीन के ऊपर गिर जाता है और बेहोशी की हालत में चला जाता है।
तो अजीब सा महसूस करता है जब उस पर एपिलेप्सी का अटैक होता है। दूसरा है शेकिंग ऑफ द बॉडी, पूरा जिस्म क्या हो जाता है, पूरा जिस्म उसका हिलना स्टार्ट कर देता है, सारे मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं फिर रिलैक्स हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं फिर रिलैक्स हो जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि यहाँ से एबनॉर्मली बार बार इम्पल्स आता रहता है और इसी वजह से सारे मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। इस कंडीशन को कन्वर्जन भी कहा जाता है। अच्छा, फिर है मेल लॉस कॉन्शियस। बाज़ औक़ात ये एपिलेप्सी का मरीज जो होता है वो होश भी खो बैठता है। फोर्थ वन जो है बॉडी बिकम स्टिफ। इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, कंट्रैक्शन बार बार कंट्रैक्शन की वजह से उसकी बॉडी क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है, उसकी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। इसके अलावा पांचवा जो है क्लिंच दियर हैंड, वो अपने हाथों को अक्सर इसी तरह बंद कर देता है। 6 जो है बाइट दियर टंग, वो कई दफ़ा या बार बार अपनी ज़ुबान को भी क्या करता है, काटता है अपने दांतों के ज़रिए। फिर है इसके काजेज़, एपिलेप्सी के काजेज़ क्या होते हैं। नंबर 1 है जेनेटिक डिफेक्ट। यहाँ पे ये न्यूरॉन जो है ये एबनॉर्मली फायरिंग करता है। इसके अंदर ये डॉट जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर डीएनए होता है। इस डीएनए में क्या है, चेंजेस है, इसी वजह से ये न्यूरॉन एबनॉर्मली फायर करता है। तो ये जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से भी हो सकती है ये एपिलेप्सी। अच्छा, फिर है दूसरा हेड इंजरी, या इस आदमी को क्या है, हेड इंजरी, इसके सर में कोई इंजरी हो चुकी है, उससे भी एपिलेप्टिक अटैक आ सकते हैं। तीसरा है ड्रग्स। बाज़ ऐसे अदवायात हैं जिनके खाने से भी एपिलेप्टिक अटैक आ सकते हैं। तो ड्रग्स भी क्या हैं, यहाँ पे ड्रग का मतलब है दवाइयाँ। तो ड्रग्स भी क्या हैं, एपिलेप्सी के काजेटिव एजेंट हैं। फिर है ब्रेन इन्फेक्शन। यहाँ पे ब्रेन में क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से भी एपिलेप्टिक अटैक आ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स पाए जाते हैं, 3 लेयर्स पाए जाते हैं और इन लेयर को कोलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है मेनिंजेस। मेनिंजेस, अगर इन मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन हो जाए, अगर ये ज़ख्मी हो जाए तो इस कंडीशन को फिर क्या कहा जाता है, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। इस मेनिंजाइटिस डिजीज़ में भी क्या होते हैं, फिट्स आते हैं। तो इसकी वजह से भी एपिलेप्टिक अटैक हो सकते हैं और एपिलेप्सी का ख़तरा होता है। फिर है स्ट्रोक। ये स्ट्रोक क्या होता है, इस दूसरे डायग्राम के ज़रिए मैं आपको स्ट्रोक समझाऊंगा कि स्ट्रोक क्या होता है। अच्छा, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से एक ब्लड वेसल आ चुका है जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है। यहाँ से क्या आ चुका है, एक ब्लड वेसल आ चुका है और ये ब्रेन को ब्लड और न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन वगैरह क्या करता है, सप्लाई करता है। ये क्या करता है, सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। यह खुराक वगैरह और ऑक्सीजन, इन चीज़ों को ये ब्लड वेसल सप्लाई करता है। अच्छा, अगर इस ब्लड वेसल में आगे यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाए, यहाँ पे क्या हो गया है, ब्लड क्लॉट हो चुका है, क्लॉट ब्लड, अगर यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गई तो इसकी वजह से आगे ब्लड नहीं जा पाएगी। जब ब्लड आगे नहीं जा पाएगी तो वो ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को आगे नहीं ले जाएगी। तो इसी वजह से इस एरिया में क्या हो जाएगा, जिस एरिया को ये ब्लड वेसल चीज़ें सप्लाई करता है, ऑक्सीजन वगैरह और न्यूट्रिएंट वगैरह, यहाँ पे सारे न्यूरॉन क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, वो सारे मर जाएंगे ये न्यूरॉन। तो इस कंडीशन की वजह से भी एपिलेप्टिक अटैक आ सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है
कि अगर यहाँ पे ये ब्लड वेसल रप्चर हो जाए, अगर यहाँ पे ये ब्लड वेसल रप्चर हो गया तो यहाँ से सारा ब्लड नीचे बाहर की तरफ आ जाएगा और यहाँ ब्रेन की न्यूरॉनों के ऊपर ये यहाँ पे जमा हो जाएगा। ये डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये क्लॉट ब्लड को, यहाँ से ब्लड बाहर निकल चुका है। ये क्या है? ब्लड है, ब्लड। तो इसकी वजह, इसको भी हीमोरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हीमोरेजिक स्ट्रोक। तो इसकी वजह से भी एपिलेप्टिक अटैक आ सकते हैं। अच्छा, फिर है इसका फिर है ट्रीटमेंट। इस एपिलेप्सी का इलाज किस तरह किया जाता है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कैन प्रिवेंट एपिलेप्टिक अटैक। इस डिजीज़ के लिए हम कुछ ड्रग इस्तेमाल करते हैं, उस ड्रग का नाम होता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ये एक पूरा ग्रुप है जिसमें एपिलेप्सी के ड्रग आते हैं और इनको इस्तेमाल किया जाता है कि एपिलेप्सी के अटैक को रोका जा सके। इसमें शामिल है कार्बामाज़ेपिन, फिनेटाइन, डायज़ेपाम और पिनोबार्बिटॉल etc। ये चंद ड्रग मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं। ये ड्रग किसके लिए? एपिलेप्सी के अटैक को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये इसका परमानेंट इलाज नहीं है। मतलब जब तक हम इन ड्रग्स को खाते रहेंगे तो एपिलेप्सी के अटैक नहीं होंगे और जब ये स्टॉप करेंगे तो एपिलेप्सी के अटैक दोबारा स्टार्ट होने का ख़तरा होता है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुका है।